मैं निमित्त बन चुका हूँ पूरी तरह। आप इसको चाहे जिस रूप में भी समझें। मैं जानता हूँ कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं लिख सकता, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं, नहीं मेरा इतना विवेक है, नहीं मेरी ऐसी बुद्धि है। तुम चाहो तो लिखवाओ, न चाहो तो मत लिखवाओ। तो पंचतत्व में अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, हम भी उसी से बने हैं जिससे कोई पेड़ पौधा बना है, जिससे पूरा ब्रह्मांड निर्मित हुआ है। हम प्रकृति को जिस तरह से देखते आए हैं और जिसको नष्ट करते आ रहे हैं, तो एक पेड़ काटने का मतलब हम अपने को ही काट रहे हैं। नामवर जी ने लोकार्पण के बाद उनको बोलना नहीं था, हालांकि मेरी किताब पर उन्होंने पहले कहा था कि मैं नहीं बोलूंगा, सिर्फ लोकार्पण कर दूंगा, बाकी दूसरे विषयों पर बात करूंगा। 22 मिनट तक नामवर जी मेरे जैसे, जो एकदम बस नया नया कदम रखने का प्रयास मेरा हो रहा था, उसमें हुआ। अंतिम में एक लाइन कह गए कि लेकिन रत्नेश्वर के पास कहानी कहने का मसाला है। नमस्कार। साहित्य तक के शब्दरथी कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मेरे साथ साहित्य तक के स्टूडियो में जाने माने लेखक और 5वीं कक्षा से ही जिनको स्टोरी मास्टर कहा जा रहा था, रत्नेश्वर जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, हमारे बहुत धन्यवाद आपका। साथ। जैसा कि आप जानते हैं, शब्दरथी कार्यक्रम में मैं किसी बड़े लेखक की, उनकी किसी चर्चित कृति पे बात करता हूँ, लेकिन ये एक संयोग कहेंगे या कहेंगे कि साहित्य तक के लिए एक अनूठी स्थिति है कि हाँ, जब से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, पहली बार हमारे साथ एक ऐसे लेखक मौजूद हैं जिनकी केवल एक पुस्तक चर्चित नहीं हुई है, बल्कि महायुग त्रयी जो रत्नेश्वर जी ने लिखी, तीनों की तीनों पुस्तकें अमेज़न पे बेस्ट सेलर रही हैं। पहली पुस्तक थी 32,000 साल पहले, भारत के संस्थापक पूर्वज की कहानी। इस उपन्यास की चर्चा मैंने बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में भी की थी। इसकी दूसरी कड़ी, जब तक मैं इस पर बात करता आप लोगों से और बताता, हिमयुग में प्रेम, ये दूसरी कड़ी थी, दुनिया की पहली प्रेम कथा, जैसा कि रत्नेश्वर जी का दावा है। मैं इस उपन्यास को पढ़ ही रहा था कि तब तक तीसरी पुस्तक आ गई, जिसका नाम है पहला सनातन हिंदू, संसार की पहली प्रार्थना कथा। अब आप समझ सकते हैं कि एक तो हिमयुग और हिमयुग पर आधारित पुस्तकें। एक और बात बताऊं कि सबसे विशेष बात जो रत्नेश्वर जी के बारे में मैं कहूँगा, ये हिंदी के उन गिने चुने लेखकों में हैं जिनके करार की खबर देश और पूरी दुनिया भर में छपी थी। सर्वाधिक रॉयल्टी वाले लेखकों में शुमार होने की खबर, सबसे ज़्यादा महंगे करार की खबर, और 22 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं, जिनमें मीडिया पर भी पुस्तकें हैं। कहानी संग्रह लेफ्टिनेंट हडसन इनकी एक कहानी है, जिसको आप जितनी बार भी पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य की जो श्रेष्ठ कहानियां हैं उनमें उस कहानी को आप शुमार कर सकते हैं श्रेष्ठ। अगर मुझे कहना हो कि आपको 1 दर्जन कहानियां चुननी हो, तो मैं लेफ्टिनेंट हडसन को भी चुनूंगा। दिल्ली की पृष्ठभूमि पर आज़ादी के दौर में मजदूरों की व्यथा कथा को, और जिस तरह का मानवीय भाव उसके अंदर है, वह एक अलग ही दुनिया में आपको ले जाता है। ये देखिए कि किसी भी लेखक के लेखन का इससे बड़ा प्रभाव क्या हो सकता है कि हम चर्चा कर रहे हैं उनकी किसी ऐसी पुस्तक पर जो बेस्ट सेलर हुई है, उसकी सीरीज़ पे, उसकी त्रयी पे, और मुझे इनकी कहानी याद आ रही है। तो अब सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, ये सारी इतनी सारी बेस्ट सेलर पुस्तकें हिंदी जगत को देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी आपका। और आप तो मेरी किताब पढ़ी भी है आपने, कहानियाँ भी पढ़ी हैं, और आपने जिस तरह से भी चर्चा की, उससे ये स्पष्ट है कि आपने मुझे पढ़ा है और मेरे बारे में आपको पूरी जानकारी है।
देखिए रत्नेश्वर जी, आपको पढ़ने वाले तो तमाम युवा हैं और सोशल मीडिया पे जब जाइए तो वो बार-बार पता चलता है। आपकी लोकप्रियता और बेस्टसेलर रैंकिंग बताती है कि आप किस तरह से युवाओं में लोकप्रिय हैं। हमारी आज की बातचीत का आधार भी यही है कि अ, एक लड़की पानी-पानी मैंने जब पढ़ा था, आपके लेखन में जो एक चीज़ मैं पाता हूँ, जो मेरे जैसा जो पाठक है, युवाओं की और जो आपके प्रशंसक पाठक हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो अपने-अपने ढंग से देखते होंगे आपको। लेकिन मेरे लिए आप ऐसे अनूठे लेखक हैं जो अतीत को, परंपरा को, प्रकृति को विज्ञान से जोड़ता है और अतीत से वर्तमान की समस्याओं को न केवल देखता है बल्कि उनका निदान भी तलाशने की कोशिश करता है। और जो एक ख़ास बात मुझे अगर कहना हो, जो मैं आपकी किताबों पर जब भी बात करता हूँ किसी से तब कहता भी हूँ कि एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आप कहीं किसी को ख़ारिज नहीं कर रहे होते हैं, जो आपके लेखन की सबसे बड़ी विशेषता है। ऐसा नहीं है कि आप वर्तमान को जब लेकर आते हैं तो अतीत की जब बात करते हैं तो अतीत से वर्तमान की कोई टकराहट होती है, ऐसा नहीं है। आप एक सहज प्रवाह में लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यह गुणसूत्र आपके लेखन का तलाशना है इन किताबों पर बात करने से पहले कि ऐसा आप कैसे कर लेते हैं कि बिना किसी टकराव के वर्तमान की जितनी भी समस्याएँ हैं, ख़ासकर प्रकृति से जुड़ी हुई समस्याएँ, जिसको आप मानते हैं कि ये आने वाले समय में और कोई भी जागरूक व्यक्ति, स्टीफन हॉकिंग से लेके और दुनिया में जो भी व्यक्ति मानुष्यता और मानवता के प्रति ज़रा भी जागरूक है, उस सबको पर्यावरण और प्रकृति की चिंता है। और वही चिंता मैं देखता हूँ कि आपके मन में भी है और बहुत इतना गहरे है कि आपकी कोई भी रचना जो हाल के दिनों की, पिछले कुछ सालों की हैं, वो इससे इतर जाती ही नहीं। इसकी क्या वजह है? और इनमें संतुलन कैसे साधते हैं? अब इसमें मैं तो ये समझता हूँ ख़ास तौर पर जो ये त्रयी है, यहीं से शुरू करूँ और फिर मैं और जो हुँ, आपने उपन्यासों की चर्चा की, कहानियों की चर्चा की, तो मुझे लगता है कि प्रकृति ने, पंचतत्वों ने ये तैयारी मुझसे करवाई। मैं निमित्त बन चुका हूँ पूरी तरह, आप इसको चाहे जिस रूप में भी समझें, लेकिन स्थितियाँ ऐसी बनती जाती हैं और वो सामग्री भी उसी तरह से मिलती जाती हैं और हम उसमें डूबते जाते हैं और फिर उसका कनेक्शन भी बनता चला जाता है। मैंने जब इस त्रयी की शुरुआत, जैसे मैंने आपको कही, जब मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, और लगभग 6.5 साल लगे इसके रिसर्च में और 1.5 साल लगे लगभग उसका उसकी रूपरेखा बनाने और फिर पूरा उपन्यास लिखने में। तो ये जो 8 साल का समय था रिसर्च और पूरा उपन्यास लेखन, रिसर्च के बाद मेरे पास 10,000 से भी अधिक पन्ने थे, पृष्ठ थे, जो मेरे रिसर्च का था। उसमें फिजिक्स भी था, उसमें केमिस्ट्री भी था, उसमें बायोलॉजी भी था, उसमें वेद पुराण उपनिषद भी था। इन सब का, चूँकि वेद पुराण उपनिषद में से बहुत सारी सामग्री मैंने एक लड़की पानी-पानी जिसकी आपने चर्चा की, उस समय मैंने उसका अध्ययन बहुत कर चुका था, तो कुछ-कुछ चीज़ें मेरे पास उपलब्ध थीं और वो उन सब को समाहित करते हुए जब मैंने लिखना शुरू किया इस रिसर्च के बाद, तो लगा जैसे कि सब कुछ ब्लैंक हो गया। अब मेरे पास कुछ है ही नहीं। और ये आपको इसको चाहे आप जिस रूप में आप लें, लेकिन उसके बाद मैंने ये दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना की कि मैं जानता हूँ कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं लिख सकता, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं, न ही मेरा इतना विवेक है, न ही मेरी ऐसी बुद्धि है। तुम चाहो तो लिखवाओ, न चाहो तो मत लिखवाओ। और ये प्रार्थना मैंने 3 बार दोहराई और उसके बाद तो ये हुआ, कहानी इस कदर उतरने लगी, जैसे मैं बस टूल बन गया था, टाइप कर रहा था और कहानी उतर रही थी। तो ये जो आप जोड़ने की बात करते हैं, मैंने कई बार कई लोगों से बातचीत हुई। मैं जब किसी चीज़ का रिसर्च कर रहा था,
तो मैंने ये देखा कि अपने आप वो चीज़ मेरे पास उपलब्ध हो जा रहा है। वो चाहे सामग्री हो, कोई प्रिंट में हो, चाहे वो कोई किताब हो, चाहे वो इंटरनेट पे वो लिंक, बाद में मैं उस लिंक को ढूँढ रहा हूँ तो मिलता ही नहीं है। पता नहीं वो लिंक कहाँ से आया और फिर कैसे हमसे चूक गया, कैसे छूट गया। तो ये जो व्यवस्था पूरी है, ये पूरा आपको थोड़ा-सा अलग लगेगा एक नॉर्मल राइटिंग से। हो सकता है मेरी इस विधि पर भी अजीब तरह का लोग समझें, सोचें कि मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन सच यही है कि मैं इस योग अवस्था में हूँ लेखन में, कि मुझे स्वयं भी पता नहीं कि मैं भूत से कब वर्तमान में आता हूँ और वर्तमान से कब भविष्य में जाता हूँ। देखिए लेकिन आपके जो लेखन का बिंदु है, अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि इस तरह की स्थितियों में जिन भी लोगों ने लेखन किया, या तो उन्होंने आध्यात्म की बात की, या तो उन्होंने धर्म की बात की, या तो उन्होंने आस्था की बात की। आपका जो लेखन है और आपकी जो कृतियाँ हैं, वह सब वर्तमान पे हैं, और कहीं न कहीं भौतिक जीवन जगत में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको शायद एक शिक्षा देने की कोशिश है कि आप अपने जीवन कर्म में रत रहते हुए भी प्रकृति को ध्यान दे सकते हैं। अब जो जिस अवस्था की आप बात कर रहे हैं, वहाँ क्या मैं ये मानूँ कि प्रकृति ही आपके लिए ईश्वर तुल्य है? और आपका जो तादात्म्य है, जो बार-बार आप संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं अपने उपन्यासों से, एक लड़की पानी-पानी की जो कथा है, वह कथा और 32,000 साल पहले की जो कथा, अगर मैं इसके आप भारत के संस्थापक पूर्वज की कहानी कहते हैं, आप दुनिया की पहली प्रेम कथा कहते हैं, पहली प्रार्थना कथा कहते हैं। ये सब कुछ जो कहते हैं उसमें कहीं न कहीं आप प्रकृति के संरक्षण की बात करते हैं, पृथ्वी के संरक्षण की बात करते हैं और लोगों को जागरूक बनाने की बात करते हैं। तो ये कहीं न कहीं पूजा से, धर्म से, पाठ से, आस्था से, आध्यात्म से अलग सरीखी कोई चीज़ है। क्या कोई अपना पंथ बनाना चाहते हैं आप? ये तो मुझे नहीं पता कि भविष्य में लोग इसको किस रूप में देखेंगे। लेकिन बहुत खूबसूरत बात कही आपने। अ, जो मेरा अध्ययन है और आप जिस रूप में जैसे आपने कहा, अध्यात्म क्या है? वह बाद में मैं पहले ये बताऊँ कि मैं कौन हूँ? तो मैं हूँ प्रकृति। प्रकृति का मतलब, प्रकृति जिन तत्वों से बनती है, उन तत्वों में सप्त तत्व की बात वेद में कही गई है, लेकिन दृश्य में पंच तत्व है। तो पंच तत्व में अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। हम भी उसी से बने हैं, जिससे कोई पेड़ पौधा बना है, जिससे पूरा ब्रह्मांड निर्मित हुआ है। इसमें आप इससे बाहर से अगर कोई चीज़ निर्मित हो तो आप मुझे वहाँ पे बता सकते हैं। लेकिन मुझे मेरे अध्ययन के अनुसार, जो हमने अपने भी ग्रंथों को पढ़ा और फिर विज्ञान में भी जाकर तलाशा, तो मुझे ये लगा कि इन पंच तत्वों और सप्त तत्वों से बाहर कुछ भी नहीं है। हर चीज़ का निर्माण इन्हीं पंच तत्वों से होता है और हर चीज़ वापस इन्हीं पंच तत्वों में शामिल हो जाती है, नए निर्माण के लिए। क्योंकि ये निर्माण की प्रक्रिया हमेशा हर पल चलती रहती है, कुछ भी कहीं ठहरा हुआ नहीं है। हर पल आप सोए भी हैं तो आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है। आपको जैसे पृथ्वी घूम रही है तो आपको पता भी नहीं चल रहा है कि पृथ्वी घूम रही है। तो जिस तरह से पृथ्वी घूम रही है और आपको पता नहीं चल रहा, वैसे ही पूरी दुनिया, जैसे पूरा ब्रह्मांड, वैज्ञानिकों का मानना है, फिजिक्स में आप जाएंगे तो अभी ये देखेंगे कि पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है। अभी वैज्ञानिकों ने कहा कि अब हमसे चांद धीरे धीरे दूर जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड फैल रहा है, तो चांद भी हमसे धीरे धीरे दूर जा रहा है। तो ये जो हर पल जो बदल रही दुनिया है, वो सब उस प्रकृति का हिस्सा है। तो हम और प्रकृति जो अलग अलग करके देखते हैं, ये कुछ ऐसी स्थितियां बन गई जिसमें कि मैंने अपने आप को अलग कर लिया, हमने अपने आप को अलग कर लिया। हम वैसे भी अद्वैत
की बात करते हैं और मेरी जो आस्था है वो अद्वैत की है कि दुनिया में कुछ भी, जैसे आप मैं हूँ और मैं आप हैं, ये इस भाव में मैं खुद भी जीवन जीता हूँ। तो वहाँ पर इसीलिए मेरे साथ, जैसे आपने नाम भी लिया, भारत के संस्थापक पूर्वज की कहानी, अब वही कह रहे हैं कि मेरी कहानी कहो तो मैं कह रहा हूं। और ये जुड़ाव इसलिए है क्योंकि वो भी पंचतत्व के थे और मैं भी पंचतत्व का हूं। मेरे भीतर का भी पानी और आपके भी भीतर का पानी, दोनों पानी है। और पानी कभी भी जब आप मिलाएं उसको तो फिर वो मिलकर एक हो जाता है। तो ये उसका रंग चाहे जो कुछ भी हो, कई बार आपको पानी नीला दिखेगा, ये तो जो रंग दिखता है, ये रंग दरअसल रंग होता नहीं, वो तो आपकी आंखों का, उस पर मैं विज्ञान में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो इस तरह से आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम प्रकृति को जिस तरह से देखते आए हैं और जिसको नष्ट करते आ रहे हैं, तो एक पेड़ काटने का मतलब हम अपने को ही काट रहे हैं, हम अपने को ही नष्ट कर रहे हैं। तो चूंकि हम ये समझ रहे हैं कि हम द्वैत हैं, इसलिए पेड़ को नष्ट कर रहे हैं, नदियों को नष्ट कर रहे हैं, पहाड़ों को नष्ट कर रहे हैं, समुद्र को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम द्वैत समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं वो कोई दूसरी चीज है, उससे मेरे जीवन का कोई लेना देना नहीं। तो जब ये समझ लेंगे, उसी को समझाने का प्रयास मेरा पुरातन जो साहित्य है, वेद पुराण, हमारी सृष्टि, हमारे संसार में जो पूरा सबसे पहले जो ग्रंथ आए वहां से लेकर आज तक, और आज का जो आधुनिक साहित्य है उसमें हम विज्ञान को अलग नहीं कर सकते, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। तो मैं उन सब को कड़ियों के साथ एक दूसरे में मिलाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हम तो अद्वैत हैं। मेरा रत्नेश्वर जी सवाल यहाँ पर यह है कि आप प्रकृति की बात की, आपने आपने पूर्वजों की बात की और आपने विज्ञान की बात की। ये तीनों कहीं भी किसी धर्मगत, राष्ट्रगत, भाषागत खांचे में बटे हुए नहीं। विज्ञान का जो फार्मूला है वह पूरी दुनिया में एक ही है, उसका एक ही परिणाम है। धरती है, उसका एक ही परिणाम है, राजा के लिए, प्रजा के लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए। तो रत्नेश्वर जी जब हिंदी में लिख रहे थे और द्वैत अद्वैत के इस भाव में थे जहाँ योग की परम स्थिति थी, तो वहाँ पे भारत के संस्थापक पूर्वज की कहानी की जगह वह दुनिया के पहले व्यक्ति की कहानी या दुनिया के पूर्वजों की कहानी क्यों नहीं लिख रहे थे? दुनिया की पहली प्रेम कथा तो समझ में आ रही है, वहाँ कोई भाषा का बैरियर हो सकता है, ना हो, पहला स्त्री पुरुष हो, उसको आप कोई और नाम दे दीजिए। लेकिन जब आप त्रयी में आते हैं, यानी आप पहली किताब में भारत के संस्थापक पूर्वज की कहानी कहते हैं, दूसरी उसी त्रयी का जो महायुग त्रयी का जो हिस्सा है वह दुनिया की पहली प्रेम कथा है। वहाँ पे भारत की सीमा टूट जाती है, प्रेम आ जाता है, जो मूल तत्व है, जो हिंदू, सिख, मुसलमान सभी जीव जगत में एक है। अगर आप प्रेम को महसूस करते हैं तो आपके लिए कोई वर्ग, जाति, धर्म कुछ भी नहीं रह पाता है। और फिर जब तीसरी कड़ी में आते हैं आप, तो यहाँ संसार की पहली प्रार्थना सभा है, लेकिन जो मुख्य शीर्षक है उपन्यास का वह है पहला सनातन हिंदू। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो भारत और हिंदू, ये जो आपका जो प्रेम है इस उपन्यास को लिखते समय, वह क्या केवल इसलिए है कि आप हिंदी में लिख रहे थे और भारत में लिख रहे थे, इसलिए आप भारत के लोगों को, भारत के युवाओं की बात करना चाहते थे, स्थानीयता को लेके जाना चाहते थे, या इसके पीछे कोई और भी उद्देश्य था? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब इतने व्यापक फलक पर आप कोई कृति लिख रहे थे, तो उसको वैश्विक अर्थों में रखने की बजाय आपने उसको अपने राष्ट्र से और अपने जिस धर्म में आप की परवरिश हुई है, पले बढ़े हैं, उस तक समेटने की कोशिश क्यों की? बहुत बढ़िया सवाल आपका है, और इससे और भी बहुत सारी चीजें खुलेंगी। बहुत बहुत खूबसूरत बात है आपकी कही। पहले उपन्यास में भारत के संस्थापक पूर्वज की कहानी है, दूसरे में फिर दुनिया की पहली प्रेम कथा है, और तीसरे में संसार की पहली प्रार्थना कथा है। तो उसके और वो भी पहला सनातन हिंदू कहते हुए। अब देखिए तीनों किताब का जो नाम है वो एक दूसरे से कैसे जुड़ता है। ये 32,000 साल पहले भारत के संस्थापक पूर्वज की कहानी कहने के बहाने मैंने ये कहने का प्रयास किया है कि जो अब तक
वैज्ञानिक दृष्टि से साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर अगर कोई पहला नगर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कोई पहला नगर बसा था ऐसा महसूस हो रहा है, वैज्ञानिकों के द्वारा जो वो सामान दिखाते हैं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से निकाल कर, अमेरिकन वैज्ञानिक और भारतीय वैज्ञानिक बैठ करके ये चैनल पे अभी आया है कार्बन डेटिंग वगैरह कार्बन करते डेटिंग वगैरह, तो वो 32,000 साल पहले भारत के ही गल्फ ऑफ खंभात में होता है, जहां पे जिस जगह पे ये मिला वहां पे कुछ पिलर्स मिले, ऊपर में कुछ स्ट्रक्चर मिला, वो लगभग जो कार्बन डेटिंग हुई C14 आइसोटोप और वगैरह वगैरह बहुत तरह के वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बाद वहाँ सोनार तकनीक का इस्तेमाल जी, किया जी। गया। उन सब के बाद ये पता चला कि जो ऊपर स्ट्रक्चर दिख रहा है वो लगभग 5,000 साल पुराना है और उसके नीचे भी कुछ है। उसके बाद जब उसकी पड़ताल हुई तब अमेरिकन वैज्ञानिक ने साफ कहा कि ये 32,000 साल पुराना है और ये जो नीचे वाला है वहां पे 32,000 साल से 9,000 साल तक के बीच की चीजें मिलती हैं। तो ये जब भारतीय वैज्ञानिक उस पर रिसर्च करने लगे तो उन्होंने कहा कि ये जो ऊपर की सतह पर जो नगर मिला है उसके पहले उसी जगह पर 8 बार और 6 बार और नगर बस चुका था और ये 7वां नगर जिसको हम अभी ऊपर में देख रहे हैं जो समुद्र में डूबा हुआ है, लेकिन वो 7वां नगर है। अमेरिकन वैज्ञानिक भी उनके साथ थे। तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने ये कहा कि उस जगह पे 7 बार कुल अब तक नगर बस चुका है और सबसे पुराना नगर जो था वो 32,000 साल पहले का था और जो अंतिम नगर था उसके लिए ये अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि जो स्ट्रक्चर मिला है वो कृष्ण की नगरी द्वारका हो सकती है। ये वैज्ञानिकों का मानना है क्योंकि स्ट्रक्चर जो मिला और जो ग्रंथ मिलते हैं, जो चीजें स्ट्रक्चर में मिलती हैं, किस तरह के पिलर थे, किस तरह का डिजाइन था, उस नगर का नक्शा क्या था, उस तरह का जो ग्रंथों में मिलता है उसके आधार पर बहुत कुछ मिलता जुलता वहां पे दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए मैंने 32,000 साल पहले भारत के संस्थापक पूर्वज की कहानी वहां से शुरुआत की कि ये भारत जो है वहां के जब आप इसमें जाएंगे तब अंदर आपको दिखेगा कि दरअसल वो भारत के ही नहीं थे, वो तो उस पूरे जम्बू जगह का नाम है वहां, उस पूरे जम्बू के थे और बाद में हमारे इसमें जम्बू द्वीप वगैरह आता भी है मंत्र वगैरह में भी, तो जम्बू द्वीप बहुत विशाल था। और जब हम उसके बाद के उपन्यास में आते हैं तो उसके बाद मैं ये स्थापित करने की कोशिश करता हूं कि दरअसल यहीं से शुरुआत हुई संस्कृति की और यहीं से शुरुआत हुई प्रेम की और यहीं से शुरुआत हुई जो प्रार्थना की। तो प्रार्थना की शुरुआत यहां से जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पे, लेकिन जो साक्ष्य नहीं मिले उसमें वैज्ञानिकों का आकलन है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले 18 लाख साल पहले जब हम होमोसेपियंस जो हैं हम ये लगभग 3 लाख साल के भीतर पैदा हुए हैं। तो 18 लाख साल पहले के बारे में वैज्ञानिक कहते हैं और बहुत सारी किताबों में ये उद्धृत है कि 18 लाख साल पहले जंगल में आग लगी थी और होमो इरेक्टस के घर जल गए, वो वहां से भागे और पहली दफा जब आग बुझी तो वो अंदर गए उस जंगल में तो उनको जला हुआ जीव मांस पशु मिले और उनको उन्होंने खाया तो वो स्वाद उनका अच्छा था और फिर उनको धीरे धीरे पका कर खाने की एक आदत शुरू हुई, लेकिन अग्नि से वो डरते बहुत थे। इसके बावजूद फिर कुछ समय बाद उन लोगों ने अग्नि पर नियंत्रण पाया, लकड़ी में उसको नियंत्रित किया, फिर उन लोगों ने उससे अपनी सुरक्षा भी करनी शुरू की, खाना पकाना शुरू किया और पका पका कर खाने लगे तो उनकी चेतना विकसित होने लग गई। तो ये सारा कुछ तो हो रहा था और वो संस्कृति अग्नि की प्रार्थना जैसी शुरू होने लग गई क्योंकि उसी से सुरक्षा भी है, उसी से खाना पकाना भी है और उसी से भयभीत भी रहना है। तो उसकी वजह से अग्नि के प्रति एक अलग तरह की धारणा चेतनशील जैसे जैसे वो होते गए बनती गई और प्रार्थना की शक्ल में वो आई होगी, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। तो आज जब हम हिंदू संस्कृति को जोड़ते हैं जो इस समय जिसका ओरिजिन भारत देखा जा रहा है, कैसे कड़ियां जुड़ रही हैं वो देखिए। तो उसमें जो अग्नि की प्रार्थना है वो हमारे सनातन का मूल आधार है और उसी के साथ जुड़ा हुआ पंचतत्व जिसमें जल भी है। जब आइस एज आया 75, कुछ लोग वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 75,000 साल पहले आया था, कुछ लोग वैज्ञानिक कहते हैं 70,000 साल पहले आया, जब हिमयुग था। और हिमयुग लगभग 15,000 से 12,000 साल तक
करीब आया, अलग अलग वैज्ञानिकों का थोड़ा 2-3 हज़ार साल का अंतर है। तो अगर 70,000 से 12,000 साल भी मानकर चले तो उस समय हिमयुग की वजह से लोगों को बहुत मुश्किल होती थी। 8-8 महीने 9-9 महीने ढका रहता था, बर्फ से पूरी दुनिया ढकी रहती थी। सूर्य निकलता था तो उनको नदियाँ खुलती थीं, बर्फ हटती थी, वहाँ से मछलियाँ मिलती थीं, फिर पेड़ पौधों में पत्ते फूल आते थे, फल आता था, जानवर मिलते थे, उनको खाने का सामान मिलता था और फिर साल भर उसको सुरक्षित रखते थे अपने लिए सुखाकर। तो सूर्य फिर उनके लिए प्रार्थनीय हो गया। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो कनेक्ट करती है उस 18 लाख साल से कि हम आज भी उसी परंपरा के साथ, उसी संस्कृति के साथ, जो बेसिक आधार है पंचतत्वों की प्रार्थना, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, उसी आधार को हम आज अपना रहे हैं, जिसको हम सनातन कहते हैं या हिंदू कहते हैं। मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि वे इस उपन्यास को खरीद कर पढ़ें और फिर आपको समझें। लेकिन एक सवाल मेरा इससे जुड़ा हुआ ये है कि ये पुस्तक, अगर मैं आपकी और हमारी जो बातचीत है उसको आधार मानूं, तो इसमें कितने सालों का कालखंड निहित है इस त्रयी में, पहली से आखिरी में? क्या 32,000 साल से आप 5 लाख साल पीछे जाते हैं या आगे आते हैं? नंबर एक। और दूसरा सवाल उससे जुड़ा हुआ है कि वर्तमान में आप इस कृति से क्या संदेश देना चाहते हैं, युवाओं को क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि जब तक लोग इस उपन्यास को पढ़ेंगे नहीं, पूरी त्रयी नहीं पढ़ेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि हमारी बातचीत क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से, जो भी हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यह आग्रह करूंगा कि आप लोग अमेजन पे जाएं या बुक स्टॉल पे जाएं। और प्रभात प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। कोई बहुत दाम भी नहीं है, अमेजन छूट भी देता रहता है। बाकी पहली पुस्तक का 300 रुपये मूल्य है, दूसरी का भी 300 और तीसरी का भी 300 रुपये होना चाहिए, 300 है। और 900 रुपये है। अमेजन पे आप जाएंगे तो हो सकता है कि 600-700 के बीच में आपको मिल जाए। तो आप इस त्रयी को खरीदें, उपन्यास खरीदें, पढ़ें और तब हमारी बातचीत को ज़्यादा समझ पाएंगे। लेकिन आप जो लिख रहे थे इसमें कालखंड, आप आगे से पीछे जाते हैं, पीछे से आगे आते हैं, कितने हज़ार सालों का, कितने लाख सालों का, कौन सा समय निहित है? और दूसरा, जो युवा हैं, उन युवाओं में क्या 32,000 साल पहले का पात्र संसार की पहली प्रार्थना कथा में मौजूद है? और आप वर्तमान से उसको कैसे जोड़ते हैं? अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये कहानी 32,000 साल पुरानी ही है। पूरी कहानी तीनों में वही 32,000 साल पुरानी कहानी चलती है। लेकिन 18 लाख साल पहले वाली चर्चा भी इसमें है। आती है। लेकिन वो चर्चा आती है, उस समय की कोई कथा नहीं है। बातचीत में, वो कथा में वो शामिल हो जाता है, वो निकल आता है। हाँ, संवाद के जरिए। अब 32,000 साल, चूंकि हमारे पास कुछ ऐसी चीजें मिली जिसके साक्ष्य, क्योंकि उस 18 लाख साल का कोई साक्ष्य हमारे पास वैज्ञानिक चीजों से नहीं है, कारणों से, तो इसलिए हम उस पर नहीं गए। हम वहीं तक गए जहां तक कुछ वैज्ञानिकों को मिला है, जिससे कि हम वर्तमान और भविष्य से इसको जोड़ सकें। अगर वो नहीं कर पाते, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब जो ग्रंथ हैं, वो जिस समय लिखे गए, तो उस समय ये तकनीक जो विज्ञान की है, ये नहीं आई थी। तो उस समय का जो तकनीक थी विज्ञान की, उस विज्ञान के तकनीक के आधार पर वो ग्रंथ लिखे गए। आज जो विज्ञान है वो उससे अलग तरह का विज्ञान है। तो मैंने उससे इसको कनेक्ट करने की कोशिश की। अब जैसे हम 32,000 साल पुरानी कहानी कह रहे हैं, सबसे पहले तो कई लोगों का सर घूम जाता है, कई लोग मजाक भी करते हैं कि ये 32,000, ये हंसी है, ये मजाक बना रहे हैं। दरअसल जब आप 32,000 साल पहले की बात करेंगे तो ये सवाल आएगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि 32,000 साल पहले ऐसा हुआ था। तो इसमें मैंने फिजिक्स, मैंने इतना साइंस पढ़ा है, जो युवावस्था में, कॉलेज के समय में मैं आर्ट्स का विद्यार्थी था, साइंस से भागता रहता था, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। अब इतना पढ़ चुका हूं मैं साइंस कि अब फिजिक्स वालों को मैं बताता हूं कि देखो ये सब चीजें हैं, तो वो भी चौंक जाते हैं। कई बार तो वो टर्म सुने भी नहीं होते। फिजिक्स का जमकर अध्ययन किया और फिर उसका हमने इस्तेमाल किया इस उपन्यास के लेखन में, और मैंने पूरी तरह अपने उस फिजिक्स के माध्यम से साबित करने की कोशिश की है कि जो मैं कह रहा हूं ये पूरी तरह सच है। तो उसमें जोड़ दूं, उसमें
ज़ीरो पॉइंट फील्ड एक टर्म है फिजिक्स में, और ज़ीरो पॉइंट फील्ड का मतलब है इस जगह पे जहाँ मैं आज इस आज तक के साहित्य आज तक के स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ आपके साथ, और आपसे बातचीत हो रही है। तो ये जो शब्द हमारे हैं, ये दरअसल ऊर्जा में परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे ही वो बाहर निकला शब्द हमारे मुख से, तो वो ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, और हर जगह, हर स्पेस में ज़ीरो पॉइंट फील्ड क्रिएटेड है। ये फिजिक्स का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया कि शब्द ब्रह्म है। अब उन लोगों ने अपने तरीके से कहा कि शब्द ब्रह्म है, मतलब कि वो कभी खत्म नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। अब फिजिक्स उसको इस तरह से समझा रहा है कि ये चूंकि शब्द ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है, बोलता हुआ ये शब्द, तो वो वहां रह जाएगा। यानी हमारी और जयप्रकाश भाई की जो बातचीत है, ये यहीं रह जाएगी सदियों सदियों तक, ये कभी खत्म नहीं होगी। अब हो सकता है इसी जगह पर आपने कई बार कई लोगों से बात की होगी, तो वो ओवरलैप करता है। मैंने इसमें पूरा वो विज्ञान इस्तेमाल किया है। एक क्रोनोवाइजर वैज्ञानिक हुए जिन्होंने क्रोनोवाइजर नाम का एक सिद्धांत भी डेवलप किया, जिसके बाद उन्होंने ये बताया, उस सिद्धांत के बाद, उस फार्मूले के बाद, फार्मूला क्रिएट किया उन्होंने, और ये बताया कि जो ज़ीरो पॉइंट फील्ड में ध्वनियाँ संग्रहित हैं, हम उसको दोबारा सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ये उनका दावा था। उस पर वो क्या कर रहे थे और फिर वो चीज़ें कहीं खो गई, उनकी मृत्यु हो गई, क्या हुआ, बहुत दिनों तक वो चीज़ें लापता रहीं। इधर फिर कुछ वर्षों में अमेरिका में इस पर काफ़ी रिसर्च हो रहा था, उसमें खोज हो रही थी, और अभी एक आध जगह रिपोर्ट मुझे ऐसी भी मिली कुछ साल पहले की एक रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया कि अमेरिका में कुछ ऐसी स्थितियां बनी हैं जहां की कुछ गुफाओं से उन लोगों ने कुछ ध्वनियों को रिकॉर्ड किया है, जो पुरानी ध्वनियां थी, डिकोड नहीं कर पाए वो, ये खबर। अब इन चीज़ों का इस्तेमाल मैंने पूरी तरह 32,000 साल पहले का जो मलबा मिला है, जो जगह मिली है जहाँ पे ये लग रहा है कि यहाँ पे 32,000 साल पहले नगर बसा था, उस जगह को उस ज़ीरो पॉइंट फील्ड के माध्यम से मैंने उनकी ध्वनियों को रिसीव किया, और फिर उन ध्वनियों को डिकोड करने में हमारे वैज्ञानिक कामयाब हुए। यहाँ हम भविष्य की ओर जा रहे हैं, जब वो लोग करेंगे ऐसा, जब हमारा ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर होगा, और वो उनको डिकोड करके और फिर हमारे सामने दृश्य रूप में प्रदर्शित कर देगा। तो ये मेरा भूत से चलकर वर्तमान में भी आता है और फिर भविष्य की ओर जाता है। तो इसको प्रस्तुत करने के लिए हमारे वैज्ञानिक वाला पात्र भी इसमें है, और 32,000 साल पहले का महायुग तो है ही, तो वहाँ से लेके आज के समय का पात्र भी है, जो वैज्ञानिक तरीके से इन सब कहानी की खोज कर रहे हैं, और इस तरह से ये युवाओं से पूरी तरह कनेक्ट हो रहा है। युवा उसमें खुद को देख पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से हर चीज़ को अब समझना चाहते हैं। आप मीडिया से जुड़े थे, आपकी पहली किताबें, शुरुआती किताबें मीडिया की हैं। अचानक आपने अपने को इस तरफ क्यों मोड़ दिया, लेखन की तरफ, और लेखन में भी आप ने प्रकृति और विज्ञान को क्यों चुन लिया, और फिर विज्ञान जैसा दुरूह शब्द जिससे आप खुद कह रहे हैं कि मैं स्कूल के दिनों में भाग रहा था, उसको आपने अध्ययन का आधार क्यों बना लिया? इसकी क्या वजह थी और ऐसा कब हुआ? ये तो मैं पहले ही दरअसल मेरा कोई इंटरेस्ट पत्रकारिता और इन मीडिया की किताबों के लिए नहीं रहा शुरू से। हाँ, लेकिन पैसे तो आपको उससे बहुत मिले और बहुत मिले सारे एडिशन मिले भी छपते रहे। मिले मिले निश्चित तौर पे, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन मैं बचपन से ही, जो स्टोरी मास्टर आपने जो बात कही, तो वो स्टोरी मास्टर 5वीं कक्षा में ही मुझे ये तमगा दे दिया गया था मेरे स्कूल पाटलिपुत्र में। तो अब वो जो कहानियां बनाने का जो एक गुण। गुण मेरे भीतर बचपन से ही था, तो वो गुण दरअसल उसी का विस्तार मैं करना चाहता था, और मैंने किया भी, कोशिशें भी की, लेकिन मेरा कोई वर्तमान समय का कोई ऐसा गुरु नहीं बन पाया जो मुझे उस तरफ, उस दिशा में ले जा सके। तो मैं खुद से ही करते करते स्वयं का स्वयं गुरु बना रहा, और जो करता था फिर उससे सीखता था, फिर उसमें बेहतर प्रयास करता था, फिर सीखता था। मतलब मैं स्वयं का ही स्वयं गुरु बना रहा और लगातार काम करता रहा। लेकिन ये स्वयं का गुरु मैं मूलतः था नहीं, कोई पीछे था जो मुझे वो गुरु बनाए रख रहा था, मुझे उस तरह से तैयार कर रहा था। तो उसने जानबूझकर, आप मीडिया लाइव भी किताब पढ़ेंगे अगर,
उसमें आज तक की भी चर्चा है, उसमें और दूसरे चैनल्स की भी चर्चा है। और उसमें चैनल के अंदर जाकर लाइवली कहानी की तरह मैंने पूछी, जैसे आज मैं जिस तरह से आज तक के दफ्तर में आता हूँ, फिर साहित्य आज तक के भीतर आता हूँ और फिर उसके स्टूडियो में आता हूँ और जयप्रकाश पांडे जी से बात हो रही है। तो ये पूरा जो इसकी कथा है, इसकी कथा के रूप में और जो तकनीक इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्राइपॉड इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कैमरा इस्तेमाल किया जा रहा है और हम लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, उसमें कौन-कौन से उपकरण लगे हुए हैं, इन सब की चर्चा साथ-साथ चलती रहती है। तो ये तैयारी दरअसल प्रकृति ने मुझसे पहले ही करवा दी थी कि वैसे-वैसे विषयों पर, जैसे जीत का जादू जैसी किताब लिखना, मोटिवेशनल किताब, तो जानबूझकर प्रकृति मुझसे पहले वो किताबें लिखवा रही थीं। क्यों? इसमें अगर आप इजाज़त दें तो नामवर जी वाली एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि 1999 में मेरा एक कहानी संग्रह आया वाणी प्रकाशन से, जिसका नाम था सिम्बर सफ़ेद। और नामवर जी पटना आए थे उस किताब के लोकार्पण के लिए। बहुत रोचक घटना है ये और मैं जानबूझकर इसको सुनाना चाहता हूँ। नामवर जी ने लोकार्पण के बाद उनको बोलना नहीं था, हालांकि मेरी किताब पर उन्होंने पहले पहले कहा था कि मैं नहीं बोलूंगा, सिर्फ लोकार्पण कर दूंगा, बाकी दूसरे विषयों पर बात करूंगा। लोकार्पण तो कर दिया और उसके बाद जब कार्यक्रम खत्म करने की बात हुई तो उन्होंने कहा रुको, मैं बोलना चाहता हूं। और फिर वो वापस आए मंच उस पे सामने, और माइक पर उन्होंने ये कहा कि 22 मिनट तक उन्होंने भाषण दिया उस किताब पर और उन्होंने पूरी तरह खारिज कर दिया। मतलब समझ लीजिए कि इससे खराब भाषा, इससे खराब लेखन तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस तरह का 22 मिनट तक नामवर जी मेरे जैसे जो एकदम बस नया-नया कदम रखने का प्रयास मेरा हो रहा था, उसमें हुआ। और अब हो गया, उन्होंने बोल दिया। उसके बाद तो कई लोग तो मुझे मेरा मुँह छू-छू कर कि एक नए लड़के की हत्या हो गई, ऐसा भी बोलने लगे उसी आयोजन के बाद जब लोग बाहर निकलने लगे। लेकिन वो अंतिम में एक लाइन कह गए कि लेकिन रत्नेश्वर के पास कहानी कहने का मसाला है। बस एक लाइन मेरे पक्ष में, और कुछ भी मेरे पास नहीं है उस मसाला के सिवा। लेकिन मुझे ये लग गया कि परंपरागत लेखन से अब मेरा कल्याण संभव नहीं है। ये स्पष्ट हो गया। ऐसा धमक्का जैसे कभी-कभी पीठ पर लगता है ना, उस टाइप का धमक्का था वो। और फिर 2002 में मेरी पहली कहानी आई, उसके बाद 3 साल बाद। और फिर 2005 में मेरी कहानी आई, तो एक आई निर्मनु और दूसरा आया लेफ्टिनेंट हडसन, जिसकी चर्चा आपने की और वंश में छपी, उसके बाद उर्दू में भी छपी, फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान से लेकर ऑक्सफोर्ड तक पे उसके उसमें चर्चा हुई, उसमें चिट्ठियाँ आई। तो इन 5-6 वर्षों के अंतराल में मेरी सिर्फ 2 कहानी आई और वो मेरा गेम चेंजर था। मतलब वही, उसी ने पूरी तरह मुझे बदल दिया। एक लड़की पानी पानी में आप का भी मूल तत्व जो है वह प्रेम है और उस प्रेम के बीच आप सीमाओं का संकट, पानी का संकट, प्रकृति का संकट और जो जीवन के प्रति संघर्ष है उसको संप्रेषित करने की कोशिश करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। अ, क्या आपकी इस त्रयी का भी कोई नायक है और इनका मूल संदेश क्या है? आप केवल 32,000 साल पुरानी कथा नहीं कह रहे हैं, ये मुझे पता है, लेकिन मैं आपके मुँह से ही सुनना चाहता हूँ कि आपके उपन्यासों, आपकी कहानियों का जो नामवर सिंह ने आपको जिसको आपने कहा कि मुझे एक तबीयत से उन्होंने एक चपत धोया। धोया तब लगाई थी, तो उसका जो लाभ हुआ वो लाभ ये है कि अ, पता नहीं लोगों ने पढ़ी है कि नहीं, मैंने अगर कहा कि लेफ्टिनेंट हडसन हिंदी साहित्य की उन रचनाओं में है जो जो अपनी समय की सीमाओं को पार कर जाती हैं, तो उसकी लोकप्रियता का आधार वह था। एक लड़की पानी पानी में भी आप वैसी ही बात कहते हैं कि उपन्यास छोड़ने के बाद आदमी सोचने के लिए बाध्य हो जाएगा। उसको समझ में आता है कि नहीं प्रकृति क्या है, उसको समझ में आता है कि सीमाओं का कोई अर्थ नहीं होता जीवन में, उसको समझ में आता है कि जब जीवन पर संकट होता है तब भी कोई चीज़ बचती है और वो होती है प्रेम।
एक दूसरे के रेखना मेरी जान जो मेरा रेखना मेरी उपन्यास है जान, उसमें भी वही है। रेखना मेरी जान में भी वही बात आप कह रहे होते हैं। तो आप लगातार प्रेम का जो मूल तत्व है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इस त्रयी में जो महायुग उपन्यास त्रयी है, उसके जो शीर्षक हैं वे अपने आप में बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं। लेकिन जो मैं आपके मुँह से जानना चाहता हूँ कि इसका मूल संदेश क्या है? और जो आपके पास और सामग्री बची है, 10,000 पृष्ठों की अगर शोध सामग्री है और 6.5 साल का आपका शोध है, तो 1.5 साल में आपने ये लिखा है, तो कुछ और भी आपके पास निश्चित रूप से बहुत सारा मसाला नामवर सिंह के शब्दों में होगा। तो उस योजना के बारे में बताएँ, और ये जो इसका जो संदेश आप देना चाहते हैं युवाओं को कि अ, इस कहानी की भावभूमि से आप कहना क्या चाहते हैं? युवा आखिर क्या समझें, और क्या ये पढ़ने के बाद उनके मन में कौन-सा भाव उपजेगा? उसके बारे में हाँ, 2 बातें हैं, एक तो इसका संदेश। तो सबसे पहले ये त्रयी ही क्यों? हाँ। एक ही क्यों नहीं? हाँ। एक भी उपन्यास हो सकता था जी। और तीनों एक ही में समाहित हो सकता था महायुग नाम से। तो जब मेरा अध्ययन, चाहे वो वेद का अध्ययन रहा हो, चाहे पुराणों के कुछ हिस्से, मैंने सारे पुराण नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो कुछ भी पढ़ा और जो दूसरे ग्रंथ पढ़े, तो उसमें एक स्पष्ट मुझे चीज़ दिखी कि पहला किसी भी मनुष्य का जो जीवन होता है, उत्तरजीविता के लिए होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, पहली कोशिश उसकी यही होती है, वो सर्वाइव करे। तो 32,000 साल पहले जो उपन्यास है, सर्वाइवल पर उपन्यास है कि एक मनुष्य कैसे-कैसे संघर्षों के साथ सर्वाइव करता है और उसको किन-किन तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए उसे किस-किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। ये पहला उपन्यास है। दूसरा उपन्यास है हिमयुग में प्रेम। तो जब आप उत्तरजीविता कर लेते हैं, तब आप प्रेम करना शुरू करते हैं, क्योंकि तब आप अपने आप को सुरक्षित कर लिए और फिर आपके भीतर प्रेम और वो सारी बातें उभरने लगती हैं। तो फिर प्रेम पुरातन में कैसा था, और इसीलिए इसका जब आप पहला सनातन हिंदू में आएंगे तो उसमें अंत में है, दरअसल एकात्म बोध वाला प्रेम की मैं बात करता हूं। आज जिसको हम प्रेम के रूप में देख रहे हैं, दरअसल वो मोह है। कृष्ण ने इस पर बहुत स्पष्ट व्याख्या भी की है कि मोह क्या है और प्रेम क्या है। तो मैं उस प्रेम की बात करता हूं जो मूल प्रेम की अवधारणा हमारे ग्रंथों में भी रही है और मनुष्य के जीवन में वो था। भले आज ह्रास हो गया है हमारे सामाजिक आज के जीवन की वजह से, जिस पर मेरी वो पंक्तियां भी एक लड़की पानी पानी में है कि कागज के उस पटल पर जब मेरी नजर पड़ी थी, उकर आई थी सूरत, वो दिखने लगी थी, उसका चेहरा मेरे चेहरे में यूं आ मिला था उसी का वो चेहरा, पर मैं दिख रहा था। ये भाव जो है कि वो और मैं जहां एकाकार होते हैं, रेखना मेरी जान में जब आप उपन्यास पढ़ेंगे, अंत मेरा वही है कि वो लड़की अपना ही नाम लेने लगती है जब उसका जो नायक जो है उसकी मृत्यु होती है, और उसको बाहों में उठाए और अपना नाम ले रही है, वो सुमोना सुमोना चिल्ला रही। मतलब प्रेम में एकाकार होने वाली बात, वहां तो न पाना और न खोना, वो उस दोनों से आप मुक्त हो चुके होते हैं और एकाकार हो गए। तो प्रेम दरअसल वो है। आप बोलेंगे कि ये तो आध्यात्मिक बातें हैं, क्योंकि आप वहां तक पहुंच नहीं पाए, आप उसको आध्यात्मिक कह के किनारे कर देते हैं, लेकिन मूलतः प्रेम वही है। तो मैं उस प्रेम की ओर भी इशारा करना चाहता हूं कि समझो कि प्रेम क्या है। सिर्फ मोह में निहित होकर, मोह में रत होकर तुम उसको प्रेम मानकर और उसी पर सारी बातें करते रहो, उससे थोड़ा आगे भी देखो कि प्रेम क्या है और पुरातन में कैसा प्रेम हुआ है। तो ये दूसरा उपन्यास मेरा। और तीसरा फिर मैं जब आता हूं पहला सनातन हिंदू, तो पहला हो गया उत्तरजीविता, दूसरा हो गया प्रेम। जब ये दोनों चीजें व्यक्ति कर लेता है, तब वो प्रार्थना की ओर आता है, और उसका तीसरा हिस्सा जीवन का जो होता है वो प्रार्थना का होता है। ये मैं नहीं कह रहा कि ये तीनों साथ साथ नहीं चल सकते, ये तीनों साथ साथ भी चल सकते हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन 3 हिस्से में बटा हुआ है। वो पहले जीविता के लिए संघर्ष करता है, उसके बाद वो प्रेम करता है, और फिर प्रार्थना भी शुरू हो जाती है। तो ये तीनों उपन्यास इन 3 बातों को रेखांकित करने का
आज की युवाओं तक पहुंचाने के लिए है कि उत्तरजीविता के लिए तुमको क्या-क्या करना पड़ सकता है, इसको समझो अपने पुरातन से और आज उसको कैसे तुम बदल सकते हो, कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हो। प्रेम की बात मैंने बताई और फिर प्रार्थना इसमें है कि दरअसल प्रार्थना क्यों है, किस लिए है और वो किस रूप में है। आप किसी भी रूप में प्रार्थना करें, लेकिन मूलतः प्रार्थना तो उसी की है। आप माता-पिता की से भी प्रार्थना करते हैं, आप अपने गुरु से भी प्रार्थना करते हैं, आप प्रकृति से भी करते हैं। तो आप जिस रूप में भी प्रार्थना करते हैं ये आपकी बात है, लेकिन मूलतः हम जिससे निर्मित होते हैं और वापस जिसमें समाहित होते हैं नवनिर्माण के लिए, दरअसल हमारी मृत्यु तो होती नहीं है, हमारे धर्मग्रंथों में पहले से है। उसको भी मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है युवाओं को वैज्ञानिक तरीके से दरअसल कि ये क्या होता है, क्योंकि युवा इसको पूरी तरह नकार देते हैं। वो बोलते हैं कि ये सब पुरानी बातें और ये सब धार्मिक ग्रंथों की बातें आप कर रहे हैं। तो मैं उसको फिजिक्स के ज़रिए, केमिस्ट्री के ज़रिए, बायोलॉजी के ज़रिए ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दरअसल तुम नहीं समझ पा रहे हो, तुम फिजिक्स के माध्यम से समझो। अ, आप जब मुझसे बात करने के दौरान आप इस त्रयी की बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में समानांतर एक बात चल रही थी कि अ, जो जीवन की स्थितियां हैं और ख़ासकर जो भारतीय पौराणिकता, धार्मिक मान्यता और जो हमारे ग्रंथ हैं वो जीवन की जब मनुष्य के स्थितियों की बात करते हैं तो बचपन, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास की बात करते हैं और आपके जो तीनों चरण हैं वो 3 चरण यानी वानप्रस्थ तक आप गए हैं, अगर मैं इसको अपनी दृष्टि से देखने की कोशिश करूँ। उत्तरजीविता जो है वह बचपन से किशोरावस्था के दौरान जब शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है और जो आप दूसरा है कि दुनिया की पहली प्रेम कथा जिसको हम गृहस्थ जीवन कहते हैं, जिसको हमारे पौराणिक में है कि यह इंसान का धर्म भी है कि वह पैदा हो तो पहले शिक्षा-उक्षा ग्रहण करके अपने उस लायक बने और फिर वो अपना घर संसार बसाए और प्रेम में रहे। और फिर जो आप पहली प्रार्थना की बात कर रहे हैं, ये वानप्रस्थ की है, ये तैयारी है। क्या ये चौथा चरण इसका आना है? मुझे तो लग रहा है कि ये त्रयी आपने कह ज़रूर दिया, लेकिन जो आपकी सामग्री है और जो आपकी मनःस्थिति है, वह आपको उस तरफ शायद ले जाने की कोशिश कर रही है, जहाँ ये चौथा चरण जो उस हमारे यहाँ संन्यास आश्रम की बात है, जहाँ चरम की बात है, जहाँ परम की बात है, बहुत ऐसा कुछ है क्या? बहुत कमाल का सवाल आपने किया है। मतलब मैं क्या कहूँ? अ, दरअसल त्रयी तो त्रयी है, चौथा तो नहीं आना। पहला तो उत्तर आपका ये। और ये जो आपने कहा ना कि वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास तक नहीं गए, तो मैं सन्यास तक गया था, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे लौटा दिया और उन्होंने कहा कि दरअसल सन्यास का मतलब सब कुछ त्याग कर कहीं चले जाना नहीं होता। सन्यास समाज और परिवार में रहकर जो सन्यास लेता है, सन्यासी बनता है, वो सबसे बड़ा सन्यास है। उससे ज़्यादा कठिन सन्यासी कोई दूसरा नहीं बन सकता। जो हिमालय में चले गए, जो कंदराओं में चले गए, उनके लिए जीवन सहज हो जाता है क्योंकि वो तो मोह से और सब चीज़ से अलग होकर अकेले जीवन जीने के लिए रत हैं। लेकिन आप अगर समाज की चिंताओं के साथ, उनके संघर्षों के साथ आप योगी हैं, आप वहां तक जा चुके हैं, आपको अब मोह नहीं रह गया। इसके उसके बाद उस मोह में घुसकर मोह जैसा दिखाते रहना कितना कठिन चुनौती है, इसकी व्याख्या कृष्ण ने महाभारत में उस समय अर्जुन से की थी, जब उसको वो दिव्य दृष्टि दे रहे थे। तो ये जब आप जो संन्यास आश्रम की बात कर रहे हैं, दरअसल ईश्वर ने मुझे वो सन्यास दिखाकर वापस भेजा, इसलिए मैंने ये त्रयी लिखा। मैं उस आश्रम में नहीं गया, लेकिन निश्चित तौर पे जो मेरा अगला उपन्यास है, वो दर्शन का ही है और उसमें वो आप उसको सन्यास की बात समझें या आत्म समझ की बात समझें या स्वयं में ईश्वर को तलाशने की बात समझें, खुद को तलाशने की बात समझें, उसी पर वो पूरा केंद्रित उपन्यास है। ये आपने बात निकलवा ली मुझसे, अभी तक मैंने ये कहीं कही नहीं थी कि अगला जो मेरा उपन्यास है वो उस रूप में है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत आभार। ऐसे ही आप लिखते रहें, युवाओं को जोड़ते रहें, आपसे बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी क्योंकि आपके जो विचारों की जो आधार भूमि है, जो भाव भूमि है, जो आपके उपन्यासों का संदर्भ कहें या उनका कथानक कहें,
चूँकि जब तक धरती है, संसार है, तब तक प्रकृति है, तब तक प्रेम है, तब तक मनुष्यता है और तब तक जीवन की जिजीविषा है। आप ऐसे ही युवाओं को प्रेरित करते रहें अपने लेखन से। बहुत कुछ अच्छा अभी आना बाकी है। अ, दर्शन आएगा तो उसमें भी कुछ चीज़ मिलेगी। हमारे युवा कम से कम उन विषयों से जुड़ेंगे और ऐसे ही लिखते रहें। बहुत-बहुत आभार हमसे बातचीत करने बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी बातचीत के लिए।